अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा मत रखो। सुप्रभात, नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग का आज दूसरा दिन। राज्यसभा में ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज पर होगी चर्चा। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आज विपक्ष की ओर से लोकसभा में किया जाएगा पेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के नवनिर्वाचित नेता बालेन्द्र शाह और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने को चुनावी जीत पर दी बधाई। भारत नेपाल संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सात राज्यों की 26 राज्यसभा सीटों पर निर्विरोध चुने गए उम्मीदवार। निर्विरोध चुने गए प्रमुख नेताओं में शरद पवार, अभिषेक मनु सिंघवी और रामदास अठावले शामिल। बिहार, उड़ीसा और हरियाणा में 16 मार्च को होगी वोटिंग। बिहार की 5 सीटों के लिए 6, उड़ीसा की 4 सीटों के लिए 5 और हरियाणा की 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में। पश्चिम एशिया में भारतीयों की सुरक्षा और देश के ऊर्जा हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। अमेरिका और इजरायल की ईरान पर सैन्य कार्रवाई पर नजर, सभी पक्षों के संपर्क में भारत। और भारत ने यूएन में पाकिस्तान को बताया आतंकवाद का प्रायोजक। अफगानिस्तान पर सीमा पार हमलों की कड़ी निंदा। और सबसे पहले बात करेंगे संसद के बजट सत्र की। बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है। संसद के दोनों सदनों में आज जो लिस्टेड एजेंडा है उसके बारे में आइए थोड़ा विस्तार से नजर डालते हैं। आज दोनों ही सदनों में लोक लेखा समिति 2025-26 की कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट और उसमें शामिल सिफारिशों पर सरकार के आगे की गई कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरण से संबंधित प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी। इसके साथ ही उपभोक्ता मामले, खाद्य और वितरण संबंधी स्थायी समिति 2025-26 की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित विवरणों की प्रति दोनों ही सदनों में सभा पटल पर रखी जाएगी। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदान मांगों 2025-26 के संबंध में संबंधित मंत्रालय की रिपोर्ट और उस पर सरकार की अंतिम कार्रवाई से संबंधित विवरण की प्रति सभा पटल पर रखी जानी है। साथ ही रेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति 2025-26 की रोड ओवरब्रिज, रोड अंडरब्रिज सहित रेल सुरंगों और पुलों के निर्माण और अनुरक्षण से संबंधित रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों पर अंतिम रूप से की गई सरकार की कार्रवाई से संबंधित विवरण की प्रति और रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों 2026-27 के संबंध में समिति का 8वां प्रतिवेदन भी सभा पटल पर रखा जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अनुपूरक अनुदान मांगों 2025-26 को दर्शाने वाले विवरण अंग्रेजी और हिंदी में सभा पटल पर रखेंगी। साथ ही मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2024-25 और संबंधित विभाग की स्थायी समिति की रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित संकल्प पेश किए जाने के संबंध में अनुमति ली जाएगी। वहीं राज्यसभा में ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा होगी। भारत सरकार ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में उत्पन्न स्थिति का निरंतर आकलन कर रही है और इस क्षेत्र के देशों में भारतीयों की सुरक्षा, उनकी सकुशल वापसी और देश की ऊर्जा हितों की रक्षा करना उसकी प्राथमिकता है। राज्यसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों की स्थिति के भारत पर प्रभाव के बारे में उन्होंने बयान दिया है। विपक्ष के शोर शराबे के बीच अपने वक्तव्य में पश्चिम एशिया की स्थिति को उन्होंने चिंताजनक बताया और कहा कि सरकार अमेरिका और इजरायल की ईरान पर सैन्य कार्रवाई के बाद से स्थिति का निरंतर आकलन कर रही है, सभी संबंधित पक्षों के संपर्क में है। At the very outset, government had issued a statement on 20th February
expressing its deep concern and urging all sides to exercise restraint, avoid escalation, and prioritize the safety of civilians. We believe, and we continue to believe, that dialogue and diplomacy should be pursued to de-escalate tensions and address underlying issues. Sir, it is also imperative that the sovereignty and territorial integrity of all states in the region be respected. Given the gravity of the situation, the Cabinet Committee of Security, CCS, met on 1 March under the chairmanship of the Honorable Prime Minister. It was briefed on the airstrikes in Iran and the subsequent attacks in several Gulf countries. The CCS was concerned over the safety and security of the Indian community in the region. It also focused on the implications for regional security and for economic and commercial activities. The committee was apprised of difficulties faced by Indian travelers transiting the region and by students appearing for scheduled examinations in these countries. It directed all concerned ministries and departments to take appropriate measures to respond to these problems. Honorable Prime Minister continues to closely monitor emerging developments, and relevant ministries are coordinating to ensure effective responses. The region is key to our energy security and includes many important suppliers of oil and gas. Chairman Sir, the Gulf is also a major trade partner, accounting for almost $200 billion annually. The House is also aware that in the last decade, there has been significant investment from the region into the Indian economy. Therefore, serious supply chain disruptions and climate of instability that we perceive are serious issues. Furthermore, these include attacks on merchant shipping, where Indian nationals often constitute a large proportion of the crews. We have sadly already lost 2 Indian mariners and 1 remains missing in such incidents. I know that the House joins me in condoling their deaths. Honorable Chairman Sir, Government has been assessing the situation in West Asia continuously since the 12-day war in June 2025. We noted the indications of growing tension and cautioned the Indian community in Iran accordingly. On 5 January 2026, Indian nationals were advised by the Ministry of External Affairs to avoid non-essential travel to Iran. Those already resident there were urged to register with the embassy, exercise due caution, and monitor the embassy website and social media handles. A second advisory was issued on 14 January, reiterating this advice to avoid travel in even stronger terms. The Directorate General of Shipping, Mumbai, in parallel, issued its own advisory on 14 January for Indian seafarers, asking them to follow embassy advisories and avoid unnecessary movement ashore. Recruitment and shipping companies were asked not to deploy or send Indian seafarers to Iran. Sir, reflecting our assessment of the evolving situation, the Indian Embassy in Tehran issued another advisory on 14 February, urging Indian nationals, including students, pilgrims, business persons and tourists, to leave Iran by all available means of transport, including commercial flights. They were asked to contact the embassy for any assistance and provided with 24/7 helplines. The MEA's latest update on this was issued on 7th of March. Honorable Chairman, sir, our diplomats have also worked hard to assist stranded transit passengers in hubs like Dubai, Doha, and Abu Dhabi. They have facilitated international border crossings for Indian nationals, including from UAE to Oman, and from Qatar, Kuwait, and Bahrain to Saudi Arabia. Wherever there has been a partial opening of airspace, we have approved and undertaken commercial flights, including non-scheduled flights,
to enable the return of Indian passengers. Our estimate is that as of yesterday, almost 67,000 of our nationals have done so. Chairman, sir, throughout this period, the MES latest update on this was issued on 7th of March. Honorable Chairman, sir, our diplomats have also worked hard to assist stranded transit passengers in hubs like Dubai, Doha and Abu Dhabi. They have facilitated international border crossings for Indian nationals, including from UAE to Oman and from Qatar, Kuwait and Bahrain to Saudi Arabia. Wherever there has been a partial opening of airspace, we have approved and undertaken commercial flights, including non-scheduled flights, to enable the return of Indian passengers. Our estimate is that as of yesterday, almost 67,000 of our nationals have done so. Obviously difficult at this time. I have, however, spoken to Foreign Minister Arakchi on 28 February and 5 March 2026. We will continue these high-level conversations in the coming days. So, the House will also be interested in the issue of an Iranian vessel that is currently docked in Kochi. The Iranian side had requested permission on 28 February for 3 ships in the region to dock at our ports. This was accorded on 1 March. IRIS Lavan actually docked on 4th March in Kochi. The crew is currently in Indian naval facilities. We believe that this was the right thing to do, and the Iranian foreign minister has expressed his country's thanks for this humane gesture. देश के 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए 16 मार्च को मतदान होना है। हालांकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख सोमवार को समाप्त होने के बाद कई सीटों पर तस्वीर साफ हो गई है। इन 37 सीटों में से 7 राज्यों की 26 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इन सीटों पर उतने ही उम्मीदवार मैदान में थे जितनी सीटें उपलब्ध थीं, इसलिए यहां मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निर्विरोध चुने गए नेताओं में कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हैं। इनमें शरद पवार, अभिषेक मनु सिंघवी, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जैसे नाम प्रमुख हैं। विभिन्न दलों के नेताओं का बिना मुकाबला राज्यसभा पहुंचना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल कई राज्यों में विपक्षी दलों ने उम्मीदवार नहीं उतारे, जिसके कारण इन सीटों पर चुनाव की नौबत नहीं आई और उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए। दूसरी ओर बिहार, ओडिशा और हरियाणा की कुल 11 सीटों पर मुकाबला होना तय है। इन राज्यों में सीटों की तुलना में अधिक उम्मीदवार मैदान में होने के कारण मतदान कराया जाएगा। राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया के तहत 16 मार्च को होने वाले मतदान के बाद इन सीटों के लिए चुने गए सदस्यों की औपचारिक घोषणा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नेपाल के चुनाव में जीत दर्ज करने वाले नेताओं बालेन शाह और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से फोन पर बातचीत की और उन्हें जीत की बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बातचीत के दौरान दोनों नेताओं को उनके राजनीतिक सफर के नए चरण के लिए शुभकामनाएं दी। इस बातचीत की जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के चेयरमैन रवि लामिछाने और आरएसपी के सीनियर लीडर बालेन शाह के साथ फोन पर सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई है। दोनों नेताओं को मैं उनकी चुनावी जीत और नेपाल में चुनाव में आरएसपी की शानदार सफलता के लिए बधाई दी। उनके आगामी नई सरकार के लिए अपनी शुभकामनाएं दी और दोनों देशों की आपसी समृद्धि, प्रगति और भलाई के लिए उनके साथ मिलकर काम करने की भारत की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। साथ ही प्रधानमंत्री ने लिखा कि मुझे विश्वास है कि हमारे संयुक्त प्रयासों से आने वाले वर्षों में भारत और नेपाल के संबंध नई ऊंचाइयों को छुएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के शिक्षा क्षेत्र को वास्तविक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की प्रक्रिया को तेज करने का आह्वान किया है। उन्होंने विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन जैसे आधुनिक विषयों पर ध्यान देने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बजट के बाद वेबिनार श्रृंखला के चौथे सत्र को संबोधित किया। इस वेबिनार की थीम सबका साथ, सबका विकास, जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति थी। वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना उनकी सरकार का संकल्प है। उन्होंने शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेल
और संस्कृति जैसे क्षेत्रों को देश के समग्र विकास का प्रमुख आधार बताया। साथ ही कहा कि जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति एकमात्र विषय नहीं है, ये इस बजट का मूल उद्देश्य और सरकार का संकल्प है। देश में एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्राइज से जोड़ने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। यूनिवर्सिटी टाउनशिप जैसे नए मॉडल्स में हमारी इसी अप्रोच का प्रतिबिंब है। आज भारत एवीजीसी सेक्टर यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स को बढ़ावा दे रहा है। भारत इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। टूरिज्म और कल्चर रोजगार के नए अवसर बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब किसी स्थान पर टूरिज्म बढ़ता है तो उस स्थान या उस शहर की ब्रांडिंग भी बढ़ जाती है। इससे उस शहर का ओवरऑल डेवलपमेंट भी बहुत तेज हो जाता है। भारत में ऐसे ऐतिहासिक स्थलों की कोई कमी नहीं है, लेकिन लंबे समय तक टूरिज्म कुछ चुनिंदा स्थानों तक ही सीमित रह गया। अब हमें देश के कोने कोने में टूरिस्ट डेस्टिनेशन को नए सिरे से डेवलप करने पर फोकस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मार्च को केरल और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो दोनों राज्यों में लगभग 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 1:30 बजे केरल के एर्नाकुलम पहुंचेंगे, जहां वो करीब 10,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड यानी बीपीसीएल की कोच्चि रिफाइनरी में 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली पॉलीप्रोपिलाइन इकाई की आधारशिला भी रखेंगे। साथ ही 400 किलोटन प्रति वर्ष क्षमता वाली ये इकाई पैकेजिंग, ऑटोमोबाइल, चिकित्सा उपकरण और वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल उपलब्ध कराएगी, आयात पर निर्भरता को कम करेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री NH-66 के थलापाड़ी चिंगला 6 लेन खंड लगभग 2,650 करोड़ रुपए इसकी लागत है और वेंगलम रामनटुकरा कोझिकोड बाईपास का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं से यातायात सुगम होगा, यात्रा का समय घटेगा, पर्यटन व्यापार को काफी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी 23 ग्राम सड़कों का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्निर्मित शोरानूर जंक्शन, कुट्टीपुरम और चांगनासेरी रेलवे स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री केरल के कोल्लम जिले के पश्चिम कल्लाडा में 50 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद शाम करीब 5:45 पर प्रधानमंत्री तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु पहुंचेंगे, जहां लगभग 5,650 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पेट्रोलियम क्षेत्र में भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड द्वारा नीलगिरी और इरोड जिलों में 3,680 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाले सिटी गैस वितरण नेटवर्क की आधारशिला रखी जाएगी। इससे 8.8 लाख से ज्यादा घरों को पीएनजी कनेक्शन और 200 से ज्यादा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को गैस आपूर्ति मिलेगी, जबकि 200 से ज्यादा सीएनजी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के मनाली स्थित ल्यूब ब्लेंडिंग प्लांट, जिसकी क्षमता 6.72 लाख मीट्रिक टन है प्रतिवर्ष, उसे भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लगभग 1,490 करोड़ रुपए की लागत से इसे विकसित किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री 370 किलोमीटर लंबी 89 ग्रामीण सड़कों NH-81 पर गंगईकोंडा चोलापुरम के पास ग्रीनफील्ड बाईपास की आधारशिला और 2 अमृत भारत एक्सप्रेस सहित 5 नई रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। इन परियोजनाओं से तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और पूर्वी भारत के बीच रेल और सड़क संपर्क मजबूत होगा। आर्थिक विकास को काफी गति मिलेगी। और आइए अगली खबर पर नजर डालते हैं। भारत ने यूएन सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को आतंकवाद को प्रायोजित करने का दोषी ठहराया है। अफगानिस्तान पर सीमा पार हवाई हमलों की कड़ी निंदा भारत ने की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि
पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि भारत अफगानिस्तान के साथ 500 से ज्यादा विकास परियोजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में मदद कर रहा है। उन्होंने शरणार्थियों की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। India has deep-rooted and civilizational bonds with our contiguous neighbor Afghanistan. Our history of close ties keeps guiding us in the current context, a situation when the proud people of Afghanistan need the world's assistance. Over the years, India has continued to strongly advocate for peace and stability that could aid development in Afghanistan. Our participation in the Doha Working Group meetings underlines this commitment. Madam President, India prioritizes capacity building and humanitarian assistance initiatives for the Afghan people. With more than 500 development partnership projects spread across all 34 provinces of Afghanistan, we are deepening our engagement in healthcare, public infrastructure, and capacity building. We continue to work with UN agencies as well as with agencies such as the Afghanistan Red Cross Society in food security, healthcare, education, and sports. The visits of Afghan ministers last year are helping us ensure that this aid is reaching those who need it the most. Since the last briefing in December 2025, India has made significant progress in advancing healthcare support in Afghanistan. Development projects approved earlier, including the establishment of a thalassemia center, an oncology center, a trauma center, a modern diagnostic center, and the replacement of the heating system at the Indira Gandhi Institute of Child Health, and the construction of a 30-bed hospital, all in Kabul, as well as the construction of 5 maternity health clinics in Paktika, Khost, and Paktia, are progressing steadily. In the last 3 months, which is the reporting period for the UNSG's report, India delivered more than 1 million doses of immunization vaccines for children and 9.5 tons of anti-cancer medicine. In the coming months, we aim to deliver over 17 million additional doses of preventive vaccines to further strengthen Afghanistan's national immunization program. This is India's investment in the future of Afghanistan. The Secretary General's report also expresses deep concern at civilian casualties caused by cross-border armed violence. We reiterate and support the Secretary General's call urging compliance with obligations under international law, including international humanitarian law, and ensuring protection of civilians. India strongly condemns the airstrikes on Afghan territory, which are flagrant violations of international law and the UN Charter and the principle of state sovereignty. It's hypocritical to espouse high principles of international law and Islamic solidarity on the one hand, while mercilessly carrying out airstrikes during the holy month of Ramadan that have killed 185 innocent civilians as of 6th March, around 55% of whom are women and children, and displaced over 100,000 according to the UNAMA on the other. We also reiterate a grave concern on the practice of trade and transit terrorism by denial of passage for trade and the cynical closure of access for a landlocked country. UN declarations on LLDCs sound hollow in the face of such actions. The trade and transit vulnerabilities of LLDCs should not be weaponized. This is a violation of WTO norms and of the UN Charter and international law. While we condemn these acts, we reaffirm our support for the territorial integrity, sovereignty, and independence of Afghanistan. एक साथ चुनाव कराने संबंधी कानून की समीक्षा कर रही संसद की संयुक्त समिति की बैठक 9 मार्च को हुई है। बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने इसे एक सकारात्मक कदम बताया। एक साथ चुनाव को लेकर देश के सभी लाभकारी परिदृश्य इसे बताते हुए उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने का प्रस्तावित कदम त्वरित विकास और अधिक प्रभावी राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में चुनाव 5 वर्षों की अवधि में बिखरे हुए हैं, जिससे राष्ट्रीय समय का एक बड़ा हिस्सा लंबे प्रचार अभियान में खर्च होता है। नेतृत्व का ध्यान शासन से हट जाता है। गुलाम नबी आजाद ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक साथ चुनाव कराना भारत के संवैधानिक मूल्यों के विपरीत नहीं है। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं के शासनकाल में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे और ये मॉडल ना तो भारत के लोकतांत्रिक सार को कमजोर करता है और ना ही इसके संघीय स्वरूप को। समिति के सदस्यों के साथ अपनी बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी तर्क दिया कि चुनाव प्रचार का नेतृत्व मतदाताओं से सीधे जुड़े क्षेत्रीय नेताओं को सौंपकर विपक्षी दलों को रणनीतिक लाभ प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों पर अत्यधिक निर्भर रहने के बजाय चुनाव का नेतृत्व राज्य स्तरीय नेता करेंगे, जो स्थानीय मुद्दों को सबसे अच्छी तरह समझते हैं। हमारा कौन किस पार्टी का हक में वो उससे लेना देना हमारा कुछ नहीं। हमारा ये है कि
ये जो है साइमल्टेनियस इलेक्शन ये देश के हित में है। जो इतने लाखों मुलाजम इलेक्शन में लगते हैं, टाइम बचेगा, दफ्तर चलेंगे, इतनी पुलिस लगती है, जाती है, उस पर लाखों का खर्चा आता है, फटीक खत्म हो जाएगी, गवर्नेंस इंप्रूव करेगी, डेवलपमेंट होगा, विकास का सरकार का सारा समय काम करने में लगेगा। देखिए, आजाद साहब ने जो बात की नेशनल इंटरेस्ट में, उन्होंने ये रखा कि सारी पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके हमें नेशनल इंटरेस्ट में काम करना चाहिए और वन नेशन वन इलेक्शन, देश में एक साथ लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव हों और सिंगल वोटर लिस्ट हो, चाहे लोकसभा की हो, चाहे विधानसभा की हो, चाहे पंचायत की हो, म्युनिसिपैलिटी वगैरह की सिंगल वोटर लिस्ट होनी चाहिए, अलग अलग वोटर लिस्ट नहीं होनी चाहिए, जिससे कि समय की बर्बादी होती है। और कुछ मेंबर्स ने भी, बहुत अपोजिशन के मेंबर्स में भी, उन्होंने भी कहा सिंगल वोटर लिस्ट होना चाहिए। सारा बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारी बात हुई। मैं आजाद साहब को धन्यवाद देता हूं कि पद्म भूषण जो है उसके साथ उनका बहुत बड़ा पॉलिटिकल अनुभव है, उस अनुभव को उन्होंने शेयर किया और लीगल के साथ साथ पॉलिटिकल जो है अनुभव, इतना पहले हमें पॉलिटिकल अनुभव कमेटी को नहीं मिला, लेकिन उनसे हमें बहुत प्राप्त हुआ। सारे मेंबर्स ने उनके डाउट जो हैं उन्होंने क्लियर किए कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन देश हित में है, और उन्होंने अपने अनुभव भी शेयर किए। कुनो राष्ट्रीय उद्यान से एक बार फिर अच्छी खबर सामने आई है। नामीबिया से लाई गई मादा चीता ज्वाला ने 5 शावकों को जन्म दिया है। ये भारत में चल रहे प्रोजेक्ट चीता के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस बात की जानकारी दी और बताया कि कुनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबियाई चीता ज्वाला तीसरी बार सफलतापूर्वक मां बनी और उसने 5 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन शावकों के जन्म के साथ भारत ने जन्मे स्वस्थ चीता शावकों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। ये भारतीय धरती पर चीतों के 10वें सफल प्रजनन का प्रतीक है और देश की चीता संरक्षण यात्रा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने इस उपलब्धि को प्रोजेक्ट चीता के लिए एक गर्व का क्षण बताया और कहा कि ये सफलता पशु चिकित्सकों, फील्ड स्टाफ और इस परियोजना से जुड़े सभी लोगों के समर्पण, कौशल और कड़ी मेहनत का परिणाम है। इन नए शावकों के जन्म के बाद भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 53 हो गई है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और भावनात्मक पल बताते हुए उम्मीद जताई कि ज्वाला और उसके सभी शावक स्वस्थ रहेंगे और भारत में चीता संरक्षण की इस पहल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा। दूरदर्शी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में संचालित चीता पुनर्स्थापन परियोजना की निरंतर सफलता से वन्य प्राणियों के संरक्षण और संवर्धन का संकल्प साकार हो रहा है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान में मादा चीता ज्वाला ने 5 शावकों को जन्म दिया, जिससे पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। चीतों के पुनर्स्थापन के बाद यह 10वीं बार सफल जन्म है। कुनो के अनुकूल वातावरण में इन 5 नए शावकों के जन्म के साथ ही देश में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 53 हो गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे वन्यजीव संरक्षण और प्रकृति संतुलन की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान और वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनके समर्पित कार्यों से यह सफलता संभव हुई है और मध्य प्रदेश आज चीता स्टेट के रूप में देश ही नहीं दुनिया में भी अपनी अलग पहचान स्थापित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में मशहूर इंडियन नेवल सिम्फोनिक ऑर्केस्ट्रा के परफॉर्मेंस सरगम 2026 में शिरकत की। बैंड ने हिंदुस्तानी फ्यूजन से लेकर ब्राजीलियन सांबा इंस्पायर्ड कंपोजिशन वाला एक वाइब्रेंट म्यूजिकल रेपर्टरी को प्रेजेंट किया है। ऑपरेशन सिंदूर पर कसम सिंदूर की नाम का एक स्पेशल देशभक्ति म्यूजिकल प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत किया गया। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इसी की कुछ झलकियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार। The Honorable Vice President of India.